हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू ग्रामर बॉक्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एग्जाम्स के लिए नोट्स प्रिपरेशन। एग्जाम्स में किस तरह से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं और ज़्यादा टाइम ना लगाते, क्योंकि जनरली क्या होता है एग्ज़ाम में आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप उस टाइम और वैसे भी जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट एग्जाम ले रही है, अनएक्सपेक्टेड वे में कभी भी एग्जाम की डेट आ जाती है और आप खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाते। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही सवाल करते हैं कि मैडम इतने कम टाइम में नोट्स कैसे बनाए जाएँ, और नोट्स अगर ऐसे हों जो हमें एग्जाम के लिए बेनेवोलेंट हो, जो आपके लिए एग्जाम में बेनिफिशियल हो। इस तरह के नोट्स हो तो कितना अच्छा रहे, आपका टाइम भी सेव हो जाए और साथ के साथ आपको जो सारा मैटर है, जो थियोरेटिकल मैटर है, वो आपको परेशान ना करें। अब एक चीज समझते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, नोट्स अगर सिस्टमेटिक वे में हो, चीजें अगर प्रैक्टिकल ज्यादा हो रेदर देन आप पढ़ने के, उनको प्रैक्टिकल वे में समझे तो कितना अच्छा हो। तो नोट्स क्या स्ट्रेटजी में मेन 2 टॉपिक की लाई हूँ। पूरी ग्रामर की लाना पॉसिबल नहीं था, सारे नोट्स शेयर करना पॉसिबल नहीं है, बट मेरा पर्पज़ ये रहेगा कि आप इस चीज़ से ये आइडिया निकाल लेंगे कि नोट्स बनाए कैसे जाते हैं और एक टॉपिक के नोट्स आपको आगे कहाँ कहाँ हेल्प करेंगे। तो आइए समझते हैं इन 2 बेसिक टॉपिक से ग्रामर के कि नोट्स कैसे बनाना है। सबसे पहले टॉपिक लेते हैं वर्ब का। नाउ वर्ब में बहुत बड़ा पार्ट है, मैंने आपको जैसे पहले भी वर्ब के 2-3 वीडियो बनाए हैं, आपने देखे होंगे। अगर आप थियोरेटिकली एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तो वर्ब आपको काफ़ी क्लमजी लगेगी, आप परेशान होंगे और आपको लगेगा कि कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा, ये सारा तो मैंने पढ़ लिया। सो वर्ब के मैटर में अगर हम देखें तो बेसिकली जो क्वेश्चन पार्ट आते हैं उनमें आपको कहाँ एरर आती है, मैं सिर्फ उसी के नोट्स के बारे में बात करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि आपको ये न सिर्फ वर्ब में बल्कि वर्ब से कोरिस्पोंडेंस होके जितने भी टॉपिक हैं ग्रामर की, वहां पर कैसे हेल्प करते हैं उनको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वर्ब में देखते हैं। सबसे पहले वर्ब का रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो हमेशा ग्रामर के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे बिहेव करती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, और वर्ब अगर सिंगुलर होगी तो वो अपने साथ क्या लेगी, एस या ईएस लेगी। अब इसको कैसे समझते हैं, मान लो मैंने लिखा राम, राम सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगी। अब वर्ब सिंगुलर आ गई तो एस और ईएस मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा। और कैसे लगेगा वो मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पर एस लगेगा, ईएस नहीं लगेगा। एस और ईएस के रूल्स मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगी, क्योंकि अभी हम नोट्स की बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको सारी ग्रामर ऑलरेडी, जिन्होंने काफ़ी पढ़ ली, प्रिपरेशन कर ली है। तो एस और ईएस का रूल आई एम नॉट गोना डिस्कस इन दिस वीडियो, किसी और वीडियो में समझाऊंगी। पर कहने का मतलब है ये बेसिक चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट आज भी कंफ्यूज जाते हैं। डू नॉट गो विद द वर्ड्स, बोलने पर मत जाओ, देखो ग्रामर क्या कहती है। नेक्स्ट रूल इसका ये कहता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, और वर्ब के साथ एस या ईएस का ओमिशन हो जाएगा, एस या ईएस नहीं लगेगा। जैसे मैंने कहा दे वर्क, ठीक है। अब मैंने यहां लिखा है वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये किस केस में आएगी, वर्ब प्लूरल किस केस में आएगी, जैसे कि मैंने यहाँ कोई स्टेटिव सेंटेंस, स्टेटिव वर्ब यूज करी, जैसे कि शी इज अ टीचर। अब मैंने यहाँ पर शी इज अ टीचर बोला, तो इस कैसी है, सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पर शी क्या है, सिंगुलर है, और टीचर भी क्या है, सिंगुलर है। तो इसी तरह वर्ब का पहला फंक्शन जो आपको नोट्स में लिख के रखना है, याद रखना है कि वर्ब जैसी होगी आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी, और सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी तो वर्ब अपना रोल प्ले करेगी। नाउ नेक्स्ट, चीज समझते हैं वर्ब के रोल में ही। अगर ये चीज़ आपने याद कर ली, ये चीज़ अपने नोट्स में आपने हमेशा के लिए लिख ली, तो वर्ब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप कहीं बहुत सारे एरर पार्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप से सॉल्व कर लेंगे। देखो बहुत अच्छे से समझना, डू, डज और डिड, ये तीनों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी करते हैं, V1 कैरी करते हैं, ठीक है, क्लियर है। और ना ही इसके साथ एस या ईएस क्या
नहीं लगता, ये बात याद रखना। डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऐसे yes नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? एक का एग्जांपल लूंगी सिर्फ, शी डज अ जॉब नाउ अ डेज, वो इन दिनों एक नौकरी कर रही है। अब यहां पर मैंने डज का जो यूज किया है, ठीक है, तो यहाँ पर जब डज का जो यूज़ किया है, इसका मैंने यूज़ किया है एम्फेसाइजिंग पर्पस में, इसको प्रेशर देने के लिए। सेंटेंस के अगर बीच में डज और डू और डिड रोल प्ले करते हैं सब्जेक्ट के जज्बात, तो वो उस पर दबाव देने के लिए यूज़ आते हैं। अगर मैं इंटेरोगेटिव बनाऊं, डज शी वर्क हियर, क्या वो यहाँ काम करती है? तो यहाँ मैंने वर्क लिखा है, ना कि वर्क्स लिखा है, जबकि अकॉर्डिंग टू शी क्या आना चाहिए था? सिंगुलर आनी चाहिए थी, ऐसे यस लगना चाहिए था। लेकिन याद रखना, डज के साथ डू डज डिड के साथ ऐसे यस भी यूज नहीं होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नाउ एक सेकंड रूल समझ लेते हैं वर्ब का। देखिए, वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट प्रोग्रेसिव जब भी आएगा, वो अपने साथ कैसी लेगा? बी फॉर्म लेगा और प्लस आईएनजी लेगा ही लेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है राम वर्क्स, ये सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल से मेरा क्या मतलब है? जो जिसमें किसी काम का होना बताते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आप क्या, बी के फॉर्म जितने भी होंगे इज एम आर, और पास्ट का है तो वॉज वर यूज करेंगे, और ऑब्वियसली वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। इस चीज से रिलेटेड एरर आती है, याद रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल वर्ब का समझते हैं। हैज, हैव और हैड, ये बहुत छोटे छोटे रूल हैं जिसमें आपकी पूरी वर्ब कवर हो रही है। वर्ब के जितने भी एरर है पूरे इसमें कवर हो रहे हैं। इलेबोरेटली अगर इसको समझेंगे तो बाकी सारी थ्योरी है, लेकिन जो वर्ब के बेसिक आपके एरर पार्ट आते हैं वो इनके ही आगे पीछे आते हैं। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म। नाउ ये तीनों जो है ना, ये तीनों हमेशा V3 कैरी करेंगे, ठीक है, इन एनी केस। नाउ अब ये चीज समझिए, देखो अगर आपकी हैज, हैव, हैड एक्टिव पैसिव में भी यूज होते हैं, ठीक है। अब अगर एक्टिव पैसिव में भी यूज होते हैं, तब भी अगर आप इसका जो पैसिव वर्जन देखोगे, वहां पर क्या आएगा? इसका V3 आएगा, ठीक है। माई बैग हैड बीन स्टोलन, हैड बीन स्टोलन, V3 लगाइए मैंने, है ना, V3 लगाइए। तो हैज, हैव, हैड चाहे किसी भी फॉर्म में, एक्टिव पैसिव फॉर्म में आए, चाहे फिर वर्ब के साथ आए, चाहे परफेक्ट फॉर्म में आए, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में आए पास्ट की, तब भी हैज, हैव, हैड का यूज होगा, चाहे प्रेजेंट की, ठीक है। तो V3 के साथ इसका हमेशा कनेक्शन रहता है, ये चीज याद रखनी की आपके नोट्स में। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वर्ब के उसमें फॉर्म में देखी जाती है और बच्चे कई बार उसमें कंफ्यूज जाते हैं, जैसे कि क्या चीज़ है वो, देखो द बर्ड वॉज टेकन बाय द किंग। इस सेंटेंस में मैंने वॉज भी यूज किया है और टेकन भी यूज किया। अभी भी मैंने आपको क्या कहा था कि हैज, हैव, हैड के साथ ही V3 फॉर्म आएगा और किसी के साथ नहीं आएगा, ठीक है, मैंने सही कहा था। अब अगर मैंने सही कहा था ये चीज, तो ये तो हो गई V3 और ये हो गई बी फॉर्म। तो बी फॉर्म V3 के साथ किस केस में आ सकता है? कभी भी अगर आप ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हो तो डू नॉट गेट कंफ्यूज और डू नॉट गेट मिसलीडेड बाय दिस थिंग कि जो वॉज है टेकन के साथ आ नहीं सकता, तो इसको आप एरर पार्ट में नहीं टिक करके आओगे। ये बिल्कुल सही है। ये किस फॉर्म में लिखा गया है? ये पैसिव फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। इसका एक्टिव क्या होगा? द किंग टुक द बर्ड, ठीक है, या द किंग हैड टेकन द बर्ड। नाउ अब इस चीज में अगर मैं देखूं द बर्ड वॉज टेकन बाय द किंग, तो जब ये सेंटेंस फॉर्मेशन बनता है वर्ब का, तो ये वर्ब का नहीं होता, ये किस में आता है? एक्टिव। तो ये किस में आता है? एक्टिव या पैसिव में। तो इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखकर एरर पार्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि ये किसका है? ये पैसिव का फॉर्म है। तो इस फॉर्म को आपको बिल्कुल करेक्ट करके आना है। इस केस में ही ऐसा होता है जब बी फॉर्म्स, इसके लिए क्या रूल रखना है आपको, क्या नोट बनाना है वर्ब के लिए कि बी फॉर्म्स जो होती हैं, अगर वो V3 के साथ आपको कहीं दिखती हैं
तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट होती है क्योंकि वो पैसिव का फॉर्म होती है। तो वर्ब के पार्ट में मैंने ये नोट्स बताए हैं, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन में इन नोट्स को याद रखिए। काफ़ी सारा मेजर पार्ट है जो वर्ब का आपका इसमें सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा आपके वर्ब फॉर्म्स में ज़्यादातर जो एरर पार्ट दिया जाता है वो इस तरह से दिया जाता है। सपोज जैसे आपको कुछ किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं पता, ठीक है, आप वो थर्ड फॉर्म ही गलत दे दी उसकी, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी उसमें एरर बता सकते हैं। आपको फर्स्ट पता है, सेकंड पता है, थर्ड नहीं पता। जैसे कई बच्चों को पुट की नहीं पता, कट की नहीं पता। ये पुट, कट, बिट, ये सारे जो वर्ड फॉर्म होते हैं तीनों के तीनों कैसे होते हैं, तीनों के तीनों इक्वल चलते हैं, तीनों के तीनों इक्वल चलते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर मान लो पुटेड लिख के दे दिया, आपको लगता है ये सही है, कोई एरर नहीं है, ये गलत है, ये वर्ब का फॉर्म गलत है। तो इस तरह की भी एरर्स आती हैं, लेकिन वो तो आपको लर्निंग के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स आपको एसेंशियली अपनी नोटबुक में लिख के ही रखने हैं, क्योंकि वर्ब पार्ट में एक बहुत बड़ा एरर पार्ट इससे कवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर बात करूँ तो कई बुक्स में, कई जगह यहाँ पर इन बिटवीन 25 to 30 रूल्स आपको मिल जाते हैं जो आपको लर्न करने पड़ते हैं, और आपको एग्जाम में उससे जब एरर आती है तो आप थोड़ी सी परेशानी, डिफिकल्टी फील करते हैं, क्योंकि वो आपके दिमाग में सारा मैशअप हो जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की किस तरह से स्मार्टली नोट बनाए कि आपको लंबे टर्म तक याद भी रहे, और मैं तो कहूँ याद क्यों रहे, बल्कि आप उन्हें समझें तो और बेहतर हो। समझेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है ये आपको पता है। जब एक वर्ब और सब्जेक्ट के बीच एग्रीमेंट होता है, वो आपस में किस तरह प्रोसीड करती हैं, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट कैसा होगा तो वर्ब कैसी होगी, और सब्जेक्ट कैसा होगा तो वर्ब कैसे बिहेव करेगी, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउ इसका सबसे पहला रूल जो आपके नोट्स में आपको हेल्प करेगा, देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आपके बुक्स में अलग अलग नोट्स की तरह दे दिए गए, जबकि आपको कलेक्टिवली अगर उनका एक पॉइंट बनाना हो तो कैसे निकलेगा, देखिए, each, every, neither, either, none of, एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जो ये सारे के सारे वर्ड कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर वर्ब होते हैं। लेकिन इनमें एक खासियत होती है, जब आपके एरर पार्ट की बात की जाती है तो ये खुद तो सिंगुलर होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इनकी बात जस्ट बाद अगर कोई नाउन आता है, जैसे ईच गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग और इज पार्टिसिपेटिंग, ईच गर्ल्स इज पार्टिसिपेटिंग, तो ईच गर्ल यहाँ पर इसके बाद नाउन तो प्लूरल आ सकता है। नाउन क्या आ सकता है, प्लूरल आ सकता है। जैसे एवरी बॉय इज बिजी इन प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, इसकी वर्ब जो आएगी, ये सारे वर्ड्स हैं, इनके बाद जो वर्ब आएगी वो भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। यानी कि जहां भी आपको एरर पार्ट में ये वर्ड ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉयज, एवरी गर्ल्स, ठीक है, या एवरी बॉयज, नीदर ऑफ दी, ठीक है, ये जैसे वर्ड्स देखिए, इनके आगे नो वन, इनके आगे नो वन, नन ऑफ दी, ये सारे वर्ड है, इनके साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब फॉर्म कैरी करेंगे। अब इनका एक एक करके मीनिंग समझ सकते हैं। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, तो प्रत्येक जिसमें आ गया उसमें हर एक की बात होगी, तो हर एक का मतलब इंडिविजुअल काउंट होगा, तो इंडिविजुअल काउंट होगा इसलिए कैसा है, सिंगुलर है। एवरी का मतलब होता है सभी। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, एवरी का मतलब होता है सभी, लेकिन ग्रामर में जब हम एवरी की बात करते हैं तो ये स्टार्टिंग एक यूनिट की तरह माना जाता है कि एक से शुरू हुई ये बात, तो एवरी भी किस में कंसिडर किया जाता है, सिंगुलर में। नीदर का मतलब होता है दो चीज, दोनों में से एक भी नहीं, ठीक है, नीदर ऑफ द गर्ल्स इज गिल्टी फॉर दिस क्राइम, दोनों लड़कियों में से कोई भी इस क्राइम के लिए गिल्टी नहीं है, कोई भी कसूरवार नहीं है, ठीक है। ऐसे ईदर दोनों में से एक, ठीक है, I'll choose either ड्रेस, कोई एक ड्रेस में चूज करूंगी। नो, नन ऑफ मतलब इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं आपके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब फॉर्म कैरी करते हैं, और ये वर्ड कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये 5-6 वर्ड आपको 6 टॉपिक 6 रूल बन के दिए जाते हैं, जबकि इन सबका मतलब क्या होता है, ये सिंगुलर होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब फॉर्म भी या फिर वर्ब फॉर्म भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। नाउ नेक्स्ट रूल समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इस रूल में आपको
नोट्स के साथ साथ थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करना है एक चीज से जिसको हम समझते हैं अभी। देखो जैसे मैंने अभी ये वर्ड बोले, ऐसे ही कुछ और वर्ड सेट होते हैं, जैसे होते हैं सम, ऑल, मैनी, सेवरल, ये सारे वर्ड प्लूरल वर्ड्स हैं। इन सब का क्या ज्यादा डिनोशन, प्लूरल जाता है। जैसे सम बुक्स ही आएगा, इनके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो हेल्पिंग ऑफ फॉर्म भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। जो आपकी वर्ब फॉर्म आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, क्योंकि ये सारे वर्ड्स किसको डिनोट करते हैं, प्लूरल को। तो इनको अलग अलग टॉपिक में अलग अलग रूल्स के साथ लर्न करने की बजाय इनका एक सेट बनाइए अपनी नोटबुक में और इनके साथ एक ही इस तरह से टेबल बना के लिख दीजिए कि सारे वर्ड प्लूरल होते हैं, नाउन प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नोट्स मेकिंग में। लास्ट के 2 चीजें और है जिसमें सारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका कवर हो रहा है, इसके बाहर आपके एक भी एरर पार्ट नहीं है। बहुत शॉर्ट वे में हमने देखा, सिर्फ 10 मिनट में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एरर पार्ट से क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए राइस एंड करी इज और आर माई फेवरेट डिश। अब यहां देखते हैं, इस तरह के आपके एग्जाम पार्ट में एरर आती है। तो जब भी 2 नाउन कंजंक्शन से जुड़े हों और एक कलेक्शन का, एक कलेक्टिविटी का बोध देते हो, एक बताते हो कि एक कलेक्शन में चीज है, जैसे कहते हैं टाइम एंड टाइड, ठीक है, एक होता है ना टाइम एंड टाइड, एक इडियम होती है, टाइम एंड टाइड नेवर वेट्स फॉर एनीवन, ठीक है, समय किसी का वेट नहीं करता है। तो अगर इसमें टाइम एंड टाइड की टर्म देखें या राइस एंड करी की टर्म देखें, ठीक है, ग्लोरी या क्राउन या ग्लोरी की टर्म देखें, ये सारे जो टर्म्स होते हैं, ब्रेड एंड बटर की टर्म्स देखें, ऑब्वियसली जब आप किसी चीज की कलेक्टिवली बात करते हो, राइस एंड करी आपको पसंद है, 2 चीजें हैं लेकिन एक कंप्लीट डिश का सेंस दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब फॉर्म सिंगुलर ही आएगी। जो भी 2 कंपाउंड, 2 नाउन मिलके एक कलेक्टिविटी का बोध कराते हो, ऑब्वियसली उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब फॉर्म आएगी। अंडरस्टूड चीज है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये रूल आपको रटने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड फाइनल रूल जो हम समझेंगे, देखो एक रूल है जिसमें बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं एग्जाम में, वो क्या होता है, neither Ram nor his parents गोइंग फॉर पार्टी, है जो भी आप एक्स्ट्रा क्लॉज इसके बाद जो भी क्लॉज लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये 2 वर्ड है, नीदर और नॉर, ना तो और ना तो राम ना उसके माता पिता पार्टी के लिए जा रहे हैं। अब अगर मैं हिंदी की बात करूं तो आपको इसमें बोध दे रहा है प्लूरल का, ठीक है, बाद में सेंटेंस। लेकिन एक रूल आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कहता है कि जब आपको नीदर और नॉर से जुड़े हुए 2 क्या मिल जाएं, जो 2 सब्जेक्ट मिल जाएं, तो पीछे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो हेल्पिंग वर्ब फॉर्म आती है वो अकॉर्डिंग टू पीछे वाले सब्जेक्ट के आती है। तो इस सेंटेंस को आपको या इस रूल को आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में याद रखना है। इसके लिए आपको एक नोट कैसे बनाना है, आपको नोट ऐसे बनाना है कि या तो या, ठीक है, ये तो होता है ईदर और, या फिर ये होता है ना तो ना। अब अगर आप इसे हिंदी से नोट मेकिंग में या लर्न करेंगे तो आपको इजी रहेगा। देखो कैसे, ना तो राम ना उसके माता पिता, हिंदी में क्या कह रहे हैं,
पार्टी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको रूल क्या कहता है कि जो पीछे वाला सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब फॉर्म आ रही है। इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा वो चीज़ होती है जो पीछे वाला होता है ना, उसको ही सिर्फ याद करो, और वो जो भी होगा, यानी कि जैसे मान लो प्लूरल हुआ, यहाँ पर प्लूरल है तो आ रहा है, और यहाँ पर होता ना उसका, ना तो राम ना उसका भाई, तो यहाँ आ गया इज। तो आपको बस ये याद रखना नीदर नॉर और ईदर और में कि पीछे वाले का जो भी रिस्पॉन्स होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी, आगे वाले से आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। पूरे रूल को लौटने से अच्छा है अपने नोट्स में इतना बनाओ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नीदर और ईदर और वाले पार्ट में सो पीछे वाला जो आपका जो कर्ता होगा या पीछे वाला सब्जेक्ट होगा, हमें सिर्फ उसके अकॉर्डिंग वर्ब को एक्शन करने के लिए कहना है, वर्ब का रिस्पॉन्ड देखना है, क्योंकि वर्ब सिर्फ उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगी जो पीछे वाला होगा। जैसे यहाँ पेरेंट्स था तो मैंने दे दिया आर, अगर यहाँ बॉय ब्रदर होता या फादर होता या कुछ भी सिंगुलर होता तो मैं लगाती इज। नीदर राम नॉर हिज ब्रदर इज गोइंग फॉर पार्टी। ये मत सोचना कि दो सब्जेक्ट हो गए तो प्लूरल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आगे वाले को भूल जाओ, नीदर नॉर ईदर और में सिर्फ पीछे वाले का अकॉर्डिंग लगाओ, इजी हो जाएगा आपके लिए लर्न करना। तो आज हमने नोट्स प्रिपरेशन में समझे दो टॉपिक, वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जिसमें हमने समझा कि नोट्स प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्विक और एप्ट नोट एग्जामिनेशन पर्पस से कैसे बनाने हैं। इससे आपको बहुत लंबे टाइम तक ये दो सब्जेक्ट और ये दो टॉपिक कवर लटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट बिफोर दैट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इन सब्जेक्ट की, इन टॉपिक्स की नॉलेज हो कि एक्चुअल में वर्ब होती क्या है और एक्चुअल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। जब आप पूरी तरह से एक टॉपिक को समझ लेंगे तभी तो आप इस लायक होंगे कि आप उसके लिए प्रिपरेशन करें, उसके लिए नोट्स बनाएं। तो नोट्स मेकिंग में आप अपने भी कुछ नोट्स बनाइए और मुझे कमेंट से बताइए कि इस तरह के और किस तरह के आपको नोट्स बनाने में हेल्प। तो आज का टॉपिक आपको कैसे लगा और आपको इससे अपने नोट्स प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी समझ में आई नहीं आई, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस और ज़्यादा चाहिए और आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब जल्दी से कर लेना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि एग्जाम्स अब दूर नहीं है।